जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? बालाकोट, मांडा, चन्नूधड़ो या नागेश्वर। तो इनमें से मांडा जो कि हड़प्पा स्थल है, वो ये शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। बालाकोट की बात करें तो यहाँ से सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। क्या बालाकोट से प्राप्त हुए हैं? सीप की बनी हुई चूड़ियों के टुकड़े। वहीं चन्नूधड़ों की बात करें तो यहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। और नागेश्वर से जो कि शंख से बनी हुई वस्तुएं या चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? कुशीनगर में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो कि सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई है? कुमार संभवम, मालती माधव, किरातार्जुनियम या किरातार्जुनियम और कुमार संभवम दोनों की। तो इनमें से कालिदास जी के द्वारा कुमार संभवम की रचना की गई है। ठीक है, राइट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। कालिदास की अन्य रचनाएं जिनमें मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत फेमस रचना है, ध्यान रखेंगे। मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव जो कि भवभूत की रचना है। किसकी है? भवभूत की रचना है मालती माधव। और किरातार्जुनियम ये भारवी की रचना है, भारवी की रचना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। गुलबदन बेगम के, अबुल फजल के, जियाउद्दीन बन्नी के या फिरोज शाह तुगलक के। तो फुतुहात ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 का था, इसमें इसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1568 में, 1552 में, 1576 में, 1584 में। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो कि महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था, और ये युद्ध 1576 में लड़ा गया था। राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। इस युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए थे। अगला, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल, एक बहुस्तरीय महल, सवाई प्रताप सिंह द्वारा कब बनवाया गया था? तो हवा महल जो कि एक प्रसिद्ध राजसी महल है, इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी में करवाया गया था। राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद समाप्त हो गया था। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1867 में बॉम्बे मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित एक धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। ये प्रार्थना समाज था, आर्य समाज था, सत्यशोधक समाज था या ब्रह्म समाज था? तो ये प्रार्थना समाज था, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। सत्यशोधक ज्योतिबा फुले के द्वारा, और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वारेंद्र कुमार घोष ने की थी? स्वदेश बांधव समिति, साधना समाज, अनुशीलन समिति या फिर व्राती समिति?
तो 1902 में बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना जो कि मिदनापुर में ज्ञानेंद्र कुमार वासु के द्वारा की गई थी, और वहीं कलकत्ता में जतेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा और वरिंद्र नाथ घोष के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुशीलन समिति। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। बंगाल में किस क्रांतिकारी, तो बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना वरिंद्र कुमार घोष ने की थी। अगला प्रश्न है, किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को क्या कहा जाता है? तो उसे यथार्थ प्रेरक कहा जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। इसे इंग्लिश में एक्स पोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के आकार साइज के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी या फिर जीडीपी? तो अर्थव्यवस्था के आकार या साइज के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप जो कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर नई दिल्ली में? तो भारतीय स्टेट बैंक जो कि देश का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर कहा जाता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? तरलता दर, एक्सचेंज दर, रिवर्स रेपो दर या फिर रेपो दर? तो इसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। जब आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से कोई पैसा ब्याज पर लेती है तो उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। हब्बल का नियम किससे संबंधित है? ऊष्मा से, ध्वनि से, खगोलिकी से या हवा के दबाव से? तो हब्बल का नियम जो कि खगोलिकी से संबंधित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तारा, चांद, कोमेट या एस्टेरॉयड? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोमेट या धूमकेतु। एक सौरमंडलीय पिंड है जो कि बर्फ, धूल और गैस के न्यूक्लियस से बने छोटे छोटे खंड होते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उर्वरकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। तो ये बारिश या सिंचाई के पानी के साथ बह जाते हैं, ये सही है। इसका संगठन पोषकों की पूर्व निर्धारित मात्रा के आधार पर होता है, ये भी सही है। इनका संग्रहण उचित तरीके से किया जाना चाहिए, ये भी सही है। ये वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करते हैं, ये गलत है। ये वायु और जल को प्रदूषित करते हैं। तो पूछा है कौन सा कथन गलत है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिया पास का पठार किस देश में स्थित है? तुर्की में, जर्मनी में, चीन में या फिर मैक्सिको में? तो चिया पास का पठार जो कि दक्षिणी मैक्सिको में स्थित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एंथ्रेसाइट निम्न श्रेणी का कठोर कोयला, तो ये निम्न श्रेणी का कोयला नहीं होता है, ये उच्च श्रेणी का कोयला होता है, यही यहाँ पर सुमेलित नहीं है। धातुकर्मी कोयला, ये वात्या भट्टी में लोहे को गलाने के लिए उपयोग किया जाता है, सही है। लिग्नाइट निम्न श्रेणी का भूरा कोयला। बिटुमिनस कोयला व्यावसायिक उपयोग के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए ही सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एंथ्रेसाइट की बात करें तो एंथ्रेसाइट जो कि सबसे अच्छा कोयला होता है, उसमें कार्बन की मात्रा लगभग 95% होती है। कोयला 4 प्रकार का होता है, जिनमें पहला होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा जो कि सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है वो पीट कोयला होता है, ध्यान रखेंगे। अगला, भारत में अधिकतम दूरी पर है उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा
या फिर दक्षिणी ध्रुव? तो भारत से अधिकतम दूरी पर दक्षिणी ध्रुव है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दर्रे, आपको जितने भी हैं पासेस वो सभी आपको याद कर लेने हैं। तो इनमें से कौन सा दर्रा है जो कि श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है? तो ये जोजिला दर्रा है जो कि श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है और कहाँ है? तो नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है। ठीक है, और ये सिक्किम और दक्षिणी तिब्बत को जोड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो घटप्रभा, मूसी और तुंगभद्रा नदी, ये तीनों जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं, लेकिन यहाँ पर मंजीरा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, लू गर्मी के मौसम के दौरान में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है। मध्य क्षेत्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो लू गर्मी के मौसम के दौरान राजस्थान में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या फिर जर्मनी? तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो कि सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? तो ये भारत के झारखंड राज्य में है। ठीक है, याद रखेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। और किसके सहयोग से बना था? तो ये भी सोवियत संघ के सहयोग से बना था। वहीं राउरकेला इस्पात केंद्र कहाँ है संयंत्र? तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में किसके सहयोग से बना था? तो जर्मनी के सहयोग से बना था। वहीं दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है, और ये ब्रिटेन के सहयोग से बना था, ये ध्यान रखेंगे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह पूरी तरीके से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, गलत है। यह केवल भारतीय सरकार अधिनियम 1935 कुछ भाग 1935 के आधार पर बनाया गया, लेकिन पूरा नहीं है, तो ये भी गलत है। यह पूरी तरीके से कनाडा का संविधान, ये भी गलत। यह कई संविधानों का मिश्रण है, ये सही है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन में शामिल किए गए हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। इसी के तहत भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये मौलिक कर्तव्य है। संस्कृत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये भी है। वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना, ये भी है। मानव के अवैध क्रय विक्रय और बालात श्रम का निषेध करना, तो नहीं है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। ठीक है, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर गवर्नर? तो भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन जो कि राज्यसभा है, इसका पदेन सभापति होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोकसभा के प्रति,
उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के प्रति, संसद के प्रति या फिर राज्यसभा के प्रति। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। सबसे पहले अभिकथन ए है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। कारण इसका, न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। तो इनमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो ए सही है लेकिन आर गलत है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। तो ए सही है, आर गलत है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। राज्य का राजस्व विभाग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा या शहरी स्थानीय शासन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो पंचायत चुनाव जो कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है। करेक्ट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा, ओणम, पोंगल या फिर उगादी। तो आपको बताना है कौन सा त्यौहार इसमें जनवरी माह में मनाया जाता है। तो ये पोंगल जो कि जनवरी माह में मनाया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ मनाया जाता है आपको ये भी बताना है। सबसे पहले ओणम की बात कर लेते हैं, कहाँ मनाया जाता है। तो ओणम जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, उगादी कहाँ मनाया जाता है। तो उगादी कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, और गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है। तो ये महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। पोंगल की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है। तो मयूरभंज छऊ नृत्य जो कि उड़ीसा राज्य का मूल नृत्य है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत पूछा जाता है यक्षगान। यक्षगान कहाँ का नृत्य है। तो यक्षगान जो कि कर्नाटक का नृत्य है। ठीक है, यक्षगान कर्नाटक का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है। तो मोहिनीअट्टम जो कि केरल का है, ये ध्यान रखेंगे। राजस्थान का घूमर है और उत्तर प्रदेश की नौटंकी है, ये मूल नृत्य हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। ये कौन सा है जो मणिपुर में होता है। तो थांगता है। थांगता जो कि मणिपुर की एक विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला, इनमें से किन दो विभूतियों को मार्च 2015 भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। मदन मोहन मालवीय जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को सन 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना 1923 में हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। न्यूयॉर्क, जिनेवा, वाशिंगटन या फिर वियना। तो इसका राइट ऑप्शन वियना हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन यानी कि ICPC की स्थापना जो कि 1923 में वियना में हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन से, फुटबॉल से, हॉकी से या फिर क्रिकेट से। तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो कि भारत का एक राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जो महिला हॉकी खेल से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल, गोल्फ, स्नूकर या घुड़दौड़।
तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ब्लैक पर्ल, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या शतरंज? तो बीमर शब्द जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित है, करेक्ट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। इसमें गेंद सीधे बल्ले के सिर या शरीर पर लगती है। ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 16 दिसंबर को, 16 सितंबर को या फिर 25 अप्रैल को? तो विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 25 अप्रैल को, तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, विजय दिवस। ये ध्यान रखेंगे, राइट ऑप्शन ए इसका होगा। मनात किस देश की मुद्रा है? अंडोरा, आर्मेनिया, अल्बानिया, अजरबैजान? तो मनात जो कि अजरबैजान की मुद्रा है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक जो कि कूलाम होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। टैकोमीटर का मापन करता है मिश्र धातु के संगठन का, द्रव की प्रवाह दर का, तापमान का या गतिपालक चक्र फ्लाई व्हील की गुणात्मक चाल का? तो टैकोमीटर जो कि गतिपालक चक्र या फ्लाई व्हील की गुणात्मक चाल का मापन करता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक गोली को 196 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधा ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी? यहाँ पर जी का मान दिया है, तो इसका फार्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। ठीक है। तो यहाँ पर u का मान दिया गया है 196 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो v का मान यहाँ पर हो जाएगा अंतिम वेग जो कि 0 दिया होगा और 196 का स्क्वायर होगा माइनस 2। g का मान दिया है 9.8 और हाइट यहाँ पर आपको निकालनी है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर आएगा 1960 मीटर हाइट। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? Pb, Sc, Ga या Si? तो इनमें से सिलिकॉन अर्थात Si धातु नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर Pb की बात करें तो क्या है? तो Pb लेड या सीसा इसको कहा जाता है। ठीक है। Ga क्या है? तो Ga जो कि गैलियम है, Sc ये स्कैडियम है, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पर Si होगा। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान जो कि होता है 16.8 ग्राम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी होती है? 12 और 3, 3 और 3, 6 और 3, 9 और 3। तो बेंजीन जो कि रंगहीन मीठी गंध वाली एक अत्यंत ज्वलनशील द्रव्य है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 और 3 होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, अणु सूत्र होता है C6H6 बेंजीन का। ठीक है। अगला प्रश्न है कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जीव द्रव्य, केंद्रिका, सूत्रकणिका या फिर केंद्रक? तो कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण जो कि केंद्रक करता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेप्सिन को HCl की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ठीक है। और पेप्सिन एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करती है। किसका पाचन करती है? तो जो भी भोजन में प्रोटीन पाया जाता है उसका पाचन पेप्सिन ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति के साथ करती है। तो राइट ऑप्शन डी इसका होगा।
सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर सादृश्य पूरा करें। जिस प्रकार चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसी प्रकार अंकुरित चने में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। ये नहीं होगा, उष्मा भी नहीं होगी, वसा भी नहीं होगी, प्रोटीन अंकुरित चने में पाया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर 20 का होगा। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।